नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों में उसे सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो यहां पर अनुच्छेद 163 में तीन बातें स्पष्ट हैं कि कुछ कार्य राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने स्वविवेक से कर सकता है। अन्य कार्यों में उसे सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के आधार पर ही राज्यपाल कार्य करेगा और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन की। तो मंत्रिपरिषद के गठन में पहली महत्वपूर्ण बात है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यहां पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिले होते हैं, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए आहूत करता है, बुलाता है और उस पार्टी के द्वारा अपना नेता चुन लिया जाता है और राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। यदि किसी दल को, कई बार ऐसा होता है आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, खंडित जनादेश होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद आता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों एवं विभागों की सूची राज्यपाल को सौंप देते हैं और राज्यपाल उसी के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों तथा विभागों की सूची राज्यपाल को सौंप देते हैं। कई बार ऐसा होता है, अन्य जो मंत्री होते हैं वो शपथ ले लेते हैं लेकिन विभाग उनको बाद में दिए जाते हैं, और जो विभाग दिए जाते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही विभाग आवंटित किए जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, किंतु मुख्यमंत्री की सलाह से। यहां पर आप देख रहे हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल तो करते हैं किंतु मुख्यमंत्री की सलाह से। किसी व्यक्ति को यदि मुख्यमंत्री अपना सहयोगी यानी मंत्री बनाना चाहते हैं तो राज्यपाल ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को हम मंत्री नहीं बनाएंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा जो सूची राज्यपाल को सौंपी जाएगी, राज्यपाल को उन व्यक्तियों को मंत्री बनाना होगा। इसके बाद है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 2003 में।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। लेकिन यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है जहां पर विधानसभा की कम संख्या है, कम सदस्यता वाले राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। तो जो छोटे राज्य हैं वहां पर 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह विधानमंडल के किसी न किसी सदन के सदस्य हों, चाहे तो विधानसभा के हों, और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं। परंतु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है, यानी मंत्री बना सकता है, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। विधानमंडल में दो बातें हैं, विधानसभा और विधान परिषद, किंतु 6 माह के अंतर उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। यहां पर आप देख रहे हैं मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का चुनाव भी नहीं लड़ा है, ना तो विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का, किसी का भी सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु 6 महीने के अंदर उसको विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता लेना होगा, और यदि वह नहीं ले पाता तो उसका मंत्री पद खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, वो विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, तीनों लोग ऐसे व्यक्ति थे जो विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर इन्होंने 6 माह के अंदर विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अगर 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा की ये सदस्यता ग्रहण न करते तो इनका पद, फिर मुख्यमंत्री का पद खत्म हो जाता। एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति ना तो वह विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का, और उसको मंत्री बना दिया गया, तो एक बार जब बनाया गया तो 6 माह के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया। तो हो सकता है 6 माह जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाए तो फिर 6 माह के लिए नियुक्त कर दे, फिर 6 माह के लिए नियुक्त कर दे, है ना। और इस प्रकार से 6 माह के लिए कार्यकाल को बढ़ाते रहे। ऐसा मुकदमा कोर्ट में गया तो कोर्ट में यह कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री पद के लिए या फिर मंत्री पद के लिए केवल एक बार 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा, और यदि 6 महीने के अंदर वह विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो वह व्यक्ति मंत्री पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होगा। इसके बाद आता है मंत्रियों द्वारा शपथ। राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 2 प्रकार की शपथ होती है, एक पद की शपथ और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की शपथ। पद की इसमें शपथ में क्या होता है, जैसे पहली शपथ ली जाती है मंत्री द्वारा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। दूसरी है मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। फिर मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये तो होती है पद की शपथ। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है
कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है उनको गोपनीय रखने की भी शपथ लेता है कि जब तक जरूरी नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा, मैं ऐसे मंत्रिपरिषद के ऐसे निर्णयों को किसी के सामने उनको संसूचित नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से मंत्री द्वारा गोपनीयता की भी शपथ ली जाती है। अब बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री कुछ जैसे कैबिनेट मंत्री प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है और राज्य मंत्रियों के सहयोग के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों का एक और प्रकार है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अधिकांश राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए रहते हैं। हर कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए एक राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। किंतु कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, तो उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यहां पर सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद तथा केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। जब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, जब सभी लोगों के समूह की बात करते हैं तो इनको सबको मिला करके कहा जाता है मंत्री परिषद। लेकिन जब हम केवल कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक होती है तो इसको हम जो है मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद तथा केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। आकार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटी होती है, जबकि महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल बड़ी होती है क्योंकि महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री मंत्रिमंडल में ही होते हैं और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी ही हो पाती है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठक होती रहती है और मुख्यमंत्री जी को जब भी कोई निर्णय लेना होता है मंत्रिमंडल की सलाह से ही लेते हैं। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि विधान परिषद समय के पूर्व 5 साल के पहले ही 2 साल में भंग हो जाती है तो सरकार का भी, मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नई विधानसभा गठित होती है और फिर उसका चुनाव होता है। या फिर विधानसभा का चुनाव भी नहीं होती है तो किसी भी पार्टी की यदि सरकार गिर जाती है तो उसका मंत्री परिषद जो होता है, मंत्रिमंडल होता है, भंग हो जाता है और दूसरी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने तरीके से अपने सहयोगियों की नई लिस्ट बना करके देते हैं और इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कहने के लिए है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है, उसको पद से हटाना है, तो इसकी सूचना राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल के द्वारा ही किसी भी मंत्री को नियुक्त या हटाया जा सकता है। किंतु सलाह कौन देंगे? मुख्यमंत्री। बिना मुख्यमंत्री की सलाह से
राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को ना तो मंत्री नियुक्त कर सकते हैं और ना ही किसी को मंत्री पद से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सामूहिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध, किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास होना या एक मंत्री के द्वारा रखा गया विधेयक पास न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार अल्पमत में है। सरकार अल्पमत में है तो जो सरकार अल्पमत में है उसको फिर पद पर रहने का अधिकार नहीं होता है। तो एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से वे इस निर्णय से सहमत हो या फिर ना सहमत हो, उसको समर्थन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद के निर्णयों से सहमत नहीं है वो इस्तीफा दे सकता है, किंतु अगर वो मंत्रिपरिषद में है तो उसको समर्थन करना होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आप समझ गए हैं। एक विद्वान है, वो कहते हैं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। जब कार्य करते हैं सभी एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मंत्रिपरिषद अच्छा कार्य कर रही है तो उसके लिए सभी मंत्री उत्तरदायी है, पूरी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। अगर एक मंत्री अच्छा कार्य नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या फिर उस मंत्री के द्वारा पेश किए गए विधेयक को समर्थन नहीं मिल पाता है तो यह समझ लिया जाता है सरकार अल्पमत में है और अब सरकार को इस्तीफा देना होगा। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। यहां पर आप देख रहे हैं केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। जब आप भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघ का संविधान पढ़ रहे थे वहां पर आपने पढ़ा था कि संघ में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है, दोनों की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा विस्तृत रूप से की जा चुकी है। अब उनकी पुनरावृत्ति करना समय की बर्बादी ही होगी, इसलिए आपसे अपेक्षा की जा रही है यदि आपने संसदीय शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझा है तो उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को यदि पढ़ेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो जिस प्रकार से वहां पर केंद्र में राज्य का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है उस प्रकार से राज्य में संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। और जिस प्रकार से वास्तविक प्रधान केंद्र में प्रधानमंत्री होता है ऐसे ही राज्य में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। केंद्र में यदि आपने पढ़ा है तो केंद्र सरकार का मुखिया केंद्र में मुख्यमंत्री होता है जबकि सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से आप केंद्र और राज्य दोनों को यदि आप तुलना करके पढ़ते हैं तो आप सभी महत्वपूर्ण बातों को बड़ी ही अच्छे प्रकार से स्पष्टता से समझ पाएंगे और आपको चीजें याद होंगी। इस प्रकार राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। यहां पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 163 में कहा गया है, अभी आपने पढ़ा था, उन बातों को छोड़कर
जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है। अन्य कार्यों में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां पर आप देख रहे हैं 163 में, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख है और मुख्यमंत्री का भी उल्लेख है, किंतु जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के आधार पर की जाती है। यहां पर लिखा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अब वो नियुक्ति कैसे करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, यहां पर कंडीशन दी गई है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आहूत करेगा, बुलाएगा। विधानसभा का चुनाव होता है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिले हुए होते हैं वो सबसे बड़ी पार्टी होती है और उस पार्टी के नेता को पार्टी खुद में तय करती है कि किस व्यक्ति को हमको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करना है। तो मुख्यमंत्री पार्टी की बैठक होती है, उसमें वो अपना नेता चुन लेते हैं और उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को बहुमत मिला है लेकिन अल्पमत में जो पार्टी है जिसकी सीटें कम है उसको मुख्यमंत्री पद के लिए बुला ले, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी सबसे पहले राज्यपाल को उस पार्टी को बुलाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल, जैसे एक पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं बुलाते हैं, जबकि दूसरी छोटी छोटी पार्टियां मिल करके वो अपना बहुमत बना लेती हैं। तो राज्यपाल को इनके समूह को बुलाना चाहिए। ये लोग सिग्नेचर करके राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन राज्यपाल का प्रथम दायित्व होता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो मुख्यमंत्री पद के लिए आहूत करे। किंतु कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी पार्टियां मिल करके बहुमत बना लेती हैं, उनकी सीटों की संख्या सरकार बनाने में इसके लिए हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में फिर ये लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही एक बार कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। इसके बाद आता है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन का कोई निश्चित नेता ना हो, तब भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से कर सकते हैं। यहां पर बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, लेकिन दो ऐसी परिस्थितियां हैं जब वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। पहला, विधानसभा में जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो, तो वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री पद के लिए आहूत करेगा, बुलाएगा किसी व्यक्ति को। इसके बाद है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन का जब कोई निश्चित नेता नहीं होता है, तब राज्यपाल अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को जो ना तो राज्य विधानमंडल का सदस्य है, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, या विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, उसको 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल, चाहे तो विधानसभा या फिर विधान परिषद के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। यदि वह निर्वाचित नहीं होता है तो उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाता है। अभी मैंने उदाहरण दिया था 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर जो मुख्यमंत्री थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन और ये 6 माह जैसे इनके पूरे होने वाले थे, तो 6 माह के अंदर यह विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। अगर विधान परिषद के सदस्य ना बन पाते तो फिर मुख्यमंत्री पद से इनको हटना पड़ता।
इसके बाद मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको यहां पर आप देखेंगे। अनुच्छेद 163 एक तरफ यहां पर अनुच्छेद है, दूसरी तरफ विषय वस्तु दी गई है। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना। इसके बाद अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 166 में कहा गया है राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का जो संचालन किया जाता है वह राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा से ही चुना जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा से, लेकिन कई बार विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, ये तीनों लोग जो है तीनों मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य थे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, उसमें राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्यमंत्री द्वारा जो भी लिस्ट सौंपी जाती है अपने सहयोगियों की, राज्यपाल सीधा सीधा उनको मान लेते हैं और उन सभी को मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों की संख्या और उनके विभागों के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसकी लिस्ट मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल को सौंपी जाती है। तदनुसार मंत्रियों को विभाग आवंटित होते हैं। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श भी दे सकता है। जब मुख्यमंत्री कहेंगे कि इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए, तब फिर उसको पद से हटा दिया जाता है, राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाता है। इसके बाद आता है विधानसभा का नेता। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने या उसे स्थगित करने से संबंधित राज्यपाल को सलाह देता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की परामर्श भी दे सकता है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, चाहे तो वह विधान सभा का सदस्य हो और चाहे तो वह विधान परिषद का सदस्य हो, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा का नेता होने का मतलब ये नहीं है कि केवल वो विधानसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, वो जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा वो विधानसभा का नेता होता है। ऐसे ही लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, चाहे तो वह लोकसभा से हो तो भी लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होगा, और वह राज्यसभा का सदस्य है तब भी वह लोकसभा का नेता होगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री अध्यक्षता करता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। वह शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। वह चाहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। वह मंत्रियों के बीच आपसी मतभेदों को भी दूर करता है। आप जानते हैं कि मंत्री परिषद में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व होता है
कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद या फिर संपूर्ण मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करे, अलग थलग न हो। अगर मंत्रियों के बीच में आपसी विवाद मनमुटाव होता है तो मुख्यमंत्री इन विवादों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि समन्वय बना रहे, तभी सरकार चलती है। इसके बाद है राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद। संवाद का एक तंत्र है। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा कोई भी सूचना मंत्री परिषद को यदि भेजनी है तो वह सूचना मुख्यमंत्री के पास आएगी, और मंत्रिपरिषद की कोई भी सूचना राज्यपाल को भेजनी है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाएगी। तो मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच जो भी पत्र व्यवहार होता है वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, पुल का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर इसको आप याद रखेंगे, एक बार ये बताया जा चुका है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसको आप याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। वह 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो उत्तर प्रदेश, न केवल वह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, अपितु वह संपूर्ण भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनाई गई थी। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के बारे में आपने विस्तृत रूप से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और एग्जाम की अभी डेट घोषित नहीं हुई है, अभी फॉर्म भी रीओपन होना है। तो उम्मीद है फॉर्म अभी खुलेगा तो पुनः फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम की संभावनाएं अभी बन नहीं रही है। कुछ सदस्य हैं उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो एग्जाम कब भी हो, लेकिन आपकी तैयारी निरंतर रूप से होती रहे, तभी सिलेक्शन होगा। आप ये समझिए, हर दिन एग्जाम मानिए कि आज परीक्षा है। इस हिसाब से आप तैयारी अपनी जारी रखें। एग्जाम तो होना ही है, आज हो या कल, लेकिन उसका परिणाम क्या हो कि आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम हो। इसके लिए आप जो है तैयारी निरंतर करते रहिए। एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा। एक बार यहां पर साइड में यहां पर आप देख लेते हैं, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। इसके बाद 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। मंत्रियों की योग्यताएं, उन्हें विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो। किंतु ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने माह तक के लिए मंत्री पद पर या फिर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 माह के लिए। इसके बाद है मंत्रियों द्वारा शपथ। मंत्रियों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद तथा केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की यदि बात करें तो वह विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष है। यदि विधानसभा समय के पूर्व भंग हो जाती है तो सरकार का भी यानी मंत्रिपरिषद का भी कार्य खत्म हो जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व तो आप समझ गए होंगे कि सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाता है। लेकिन अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है
तो यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है। उसके खिलाफ उसके भ्रष्टाचारों की जांच होती है और उसको मंत्रिपरिषद से अलग कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री की बात यदि की जाए तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां पर अनुच्छेद 167 महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि ऐसी सूचनाओं से, मंत्रिपरिषद के संबंध में ऐसी सूचनाओं से राज्यपाल को समय समय पर अवगत कराते रहेंगे जो राज्यपाल द्वारा सूचनाएं मांगी जाएंगी। इसके बाद कोई व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने माह तक मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 6 माह तक। विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से है तो वहां पर स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन आपको यहां पर बार बार हम ध्यान आकर्षित करा रहे हैं आपका कि चाहे तो वो विधानसभा का हो तो भी विधानसभा का नेता है, विधान परिषद का सदस्य है तो भी वह विधानसभा का ही नेता माना जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।